हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या होती है। यह दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित आइंस्टीन की समीकरण क्या होती है, इसे किस प्रकार प्रूव किया जाता है। और बच्चों, एक बार मैं आपको बताता चलूँ कि इस समीकरण को प्रूव करने के लिए आपको लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और समझते हैं आज की पूरी बात को। तो स्टूडेंट, बात है सन 1905 की। सन 1905 में आइंस्टीन ने मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की सफल व्याख्या की और उसी के एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने एक समीकरण दी, ठीक है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं। देखिए स्क्रीन पर मैंने लिखा है 1/2 mv² एच न्यू माइनस की न्यू नॉट, ठीक है, जहां एच क्या है बच्चों, प्लैंक नियतांक है यानी प्लैंक कांस्टेंट है। न्यू क्या है, फोटोन की आवृत्ति है, जैसा कि मैं अभी आपको बताने वाला हूं डायग्राम के माध्यम से। और न्यू नॉट क्या है बच्चों, या न्यू जीरो क्या है, ये दहली आवृत्ति है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और समझते हैं बच्चों कि इसे किस प्रकार प्रूव किया जाता है। तो चलिए पहले हम इसके बेसिक को समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में पिछले वीडियो लेक्चर में समझाया था। क्या समझाया था? मैंने आपको बताया कि जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं और उन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। और ये घटना क्या कहलाती है बच्चों, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। चलिए समझाता हूँ। देख स्टूडेंट, जैसा कि हमने आपको पढ़ा ऐसे पिछले वीडियो लेक्चर में, मान लीजिए अपने पास बच्चों ये कोई मेटल है यानी कोई धातु है, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों इस धातु की सतह पर मान लीजिए मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ाया था, कौन सा प्रकाश डाला, पराबैंगनी प्रकाश। क्या डाला बच्चों, पराबैंगनी प्रकाश डाला, ठीक है। अच्छा, अब होता है क्या बच्चों, जैसे ही पराबैंगनी प्रकाश डाला जाता है तो इस धातु की सतह से क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और इन इलेक्ट्रॉनों को बच्चों हम क्या कहते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये घटना क्या कहलाती है बच्चों, पूरी प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाता है। उम्मीद करता हूं मेरे आपको समझ में आई होगी। ये सारा पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना शुरू हो जाते हैं और ये घटना प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहलाती है। और जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं इन इलेक्ट्रॉनों को हम बच्चों प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टैंड, प्लैंक की थ्योरी क्या थी, पहले उसको समझें, ठीक है। तो बच्चे प्लैंक की थ्योरी ये थी, प्लैंक का सिद्धांत ये था कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश जो सूर्य से आता है स्टैंड, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में चलता है। बस समझ रहे हैं, यानी प्लैंक की जो थ्योरी थी वो ये थी कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में चलता है, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, फोटोन फोटोन कहते हैं। और एक फोटोन की जो ऊर्जा होती है बच्चों, ठीक है, क्या होती है, एच न्यू के बराबर होती है, जहाँ एच क्या है बच्चों, प्लैंक नियतांक है और न्यू है फोटोन की आवृत्ति। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। यानी प्लैंक का स्टेटमेंट ये था, प्लैंक ने ये बताया था कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं बच्चों, फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, फोटोन। और एक फोटोन की जो ऊर्जा होती है बच्चों, क्या होती है, वो एच न्यू के बराबर होती है। बात समझ में आई आप लोग को, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट, आइंस्टीन ने ये बताया कि जब आइंस्टीन की थ्योरी क्या थी तो उसको समझें। आइंस्टीन ने ये बताया, तो देखिए एक बात तो प्लैंक के आधार पर ये क्लियर है कि जो प्रकाश आ रहा है यानी ये ऊर्जा ही आ रही है, एक प्रकार की ऊर्जा आ रही है। उन्होंने कहा प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, यानी ये एच न्यू क्या एक ऊर्जा है। और ऊर्जा किसके बच्चों, ये फोटोन की ऊर्जा है। किसकी बच्चों, फोटोन की ऊर्जा है, ठीक है। अब देखिए आइंस्टीन ने बताया कि जब एचनी ऊर्जा का कोई फोटोन धातु की सतह पर गिरता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो वो फोटोन धातु के भीतर जो इलेक्ट्रॉन है, आप जानते हैं कि धातु के भीतर क्या होते हैं, पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो जो फोटोन, एचनी ऊर्जा का फोटोन जब धातु की सतह पर गिरेगा तो वो अपनी संपूर्ण ऊर्जा धातु के भीतर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों में से किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा। उम्मीद करता हूं मेरे आपको समझ में आएगी। एक बार फिर से बता रहा हूं कि जब एचनी ऊर्जा का कोई फोटोन धातु की सतह पर आकर बच्चों गिरेगा तो अपनी संपूर्ण ऊर्जा धातु के भीतर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों में से किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा, ठीक है, और उसका स्वयं का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अब इस इलेक्ट्रॉन जो है इस ऊर्जा को दो प्रकार से खर्च करता है।
इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को दो प्रकार से खर्च करता है। कैसे? पहली बात, धातु की सतह से बाहर निकलने में। मान लीजिए धातु का सरफेस है बच्चों, धातु का क्या है, ये सरफेस यानी सतह है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब इस H ऊर्जा को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा, ग्रहण कर लेगा इस ऊर्जा को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को दो प्रकार से खर्च करेगा। पहली बात मैंने आपको बताया कि धातु की सतह से बाहर निकलने में, बात समझ में आ रही है। और धातु की सतह से बाहर निकलने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है बच्चों इलेक्ट्रॉन को, उसको बोलते हैं हम धातु का कार्यफलन। क्या बोलते हैं? कार्यफलन, जिसको हम कैसे लिखते हैं बच्चों? हम फाई से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? फाई से लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, बाकी जो शेष ऊर्जा बचेगी, बाकी जो शेष ऊर्जा बची है, H ऊर्जा का जो शेष भाग बचेगा, ठीक है। अब धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? बिल्कुल इसके दरवाजे पर आ गया, यानी गेट पर आ गया। तो शेष ऊर्जा जो बचेगी, H का जो कुछ भाग इसके पास बचा होगा इलेक्ट्रॉन के, उसे करेगा तेज गति भागना शुरू हो जाएगा, यानी शेष ऊर्जा को काय में यूज कर लेगा। शेष ऊर्जा को बच्चों वो गतिज ऊर्जा के रूप में, है ना, गतिज ऊर्जा के रूप में इसको बच्चों यूज करेगा। उम्मीद करता हूँ मेरे तो आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर से रिवीजन कर रहा हूँ कि जब H ऊर्जा का कोई फोटोन धातु की सतह पर आकर के गिरेगा, ठीक है, तो वो फोटोन अपनी सारी ऊर्जा धातु के भीतर इलेक्ट्रॉनों में से किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा, ठीक है, बात समझ में आ रही। यानी H ऊर्जा किसी इलेक्ट्रॉन के पास चली गई, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को दो प्रकार से खर्च करेगा, यानी ये जो H ऊर्जा थी बच्चों, इसको दो प्रकार से खर्च करता है। पहली बात क्या कि धातु की सतह से बाहर निकलने में, बात समझ में आई। दूसरी बात, जितनी ऊर्जा इसके पास शेष बची है, जितनी ऊर्जा इसके पास शेष बची होगी, उससे क्या करेगा, ये बहुत गति से निकल करके गति ऊर्जा प्राप्त कर लेगा, अर्थात एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा तो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फोटोन की ऊर्जा होती है बच्चों, ये दो प्रकार से खर्च होती है। नंबर एक, धातु की सतह से बाहर निकलने में, और दूसरी बात क्या, अधिकतम गति ऊर्जा प्राप्त करने में। बात समझ आई आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए आइए मैं थ्योरी को समझाता हूँ और फिर देखिए इस समीकरण को कैसे प्रूव करेंगे उसको समझा रहा हूँ। तो थ्योरी समझा, देखिए थ्योरी क्या है। देखिए थ्योरी बच्चों ये है, प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, जैसे कि मैं आपको बता रहा था अभी, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में चलता है, ऊर्जा के पैकेटों के रूप में। बात को समझना, याद रखना, ऊर्जा शब्द कहना बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है। जिन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? जिन्हें हम फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फोटोन कहते हैं। और एक फोटोन की जो ऊर्जा होती है बच्चों, एक फोटोन की ऊर्जा क्या होती है बच्चों? H के बराबर होती है, H के बराबर होती है। जहाँ H है बच्चों प्लैंक नियतांक, H क्या मैं लिख देता हूँ, जहाँ H क्या बच्चों प्लैंक नियतांक है, और न्यू जो है बच्चों, H है बच्चों प्लैंक नियतांक, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। और जो तुम्हारा न्यू है बच्चों, क्या न्यू है बच्चों आपका फोटोन की आवृत्ति, यानी आपतित फोटोन की आवृत्ति, यानी फोटोन की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ रही है। और इसका जो नाम बच्चों, इसको बच्चों हम न्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यू। अधिकांश बच्चे इसको बी समझ लेते हैं, बी नहीं है बच्चों, न्यू है, न्यू, ठीक है। उम्मीद करता हूं मेरा आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो थ्योरी कह देखिए आगे समझें। तो एक फोटोन की जो ऊर्जा होती है H के बराबर होती है, जहाँ H प्लैंक नियतांक तथा न्यू फोटोन की आवृत्ति है, जैसे कि मैं आपको समझा रहा था, ठीक है। अच्छा, ये तो स्टेटमेंट था बच्चों किसका? प्लैंक का। अब आइंस्टीन का क्या स्टेटमेंट था? आइंस्टीन ने ये बताया कि जब H ऊर्जा का कोई फोटोन, देखो लिखा, जब H ऊर्जा का कोई फोटोन धातु की सतह पर आकर के गिरेगा, ठीक है, तो वह अपनी संपूर्ण ऊर्जा धातु के भीतर किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा, यानी H ऊर्जा वो किसी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा। बस में तो सारी ऊर्जा किसके पास आ गई? इलेक्ट्रॉन के पास आ गई। अब इस ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन दो प्रकार से खर्च करता है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ध्यान समझे। और स्वयं यानी इलेक्ट्रॉन को दे देता है और स्वयं का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, यानी फोटोन का जो अस्तित्व है वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को दो प्रकार से खर्च करता है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, दो प्रकार से खर्च करता है। पहला नंबर क्या है? धातु की सतह से बाहर निकलने में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है, तो इसको बाहर निकलने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है, ठीक है, एक तो उसमें खर्च करेगा, और बाकी जो शेष ऊर्जा इसके पास बची होगी वो से करेगा, अधिकतम गति ऊर्जा प्राप्त करेगा, यानी फास्ट गति से बाहर निकल जाएगा। तो दो प्रकार से सारी ऊर्जा को खर्च करेगा। अब एक बात मैंने यहाँ पर बताई कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को, बात समझना मेरी बात को, यानी मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है, धातु के भीतर से आ रहा है, तो इसकी सतह तक आने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस हम क्या बोलते हैं बच्चों? धातु का कार्यफलन कहते हैं। और इसका मान भिन्न भिन्न धातुओं के लिए अलग अलग होता है, अर्थात भिन्न भिन्न होता है। बात समझ आ रही है। तो मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन को भीतर से, धातु के भीतर से उसकी सतह तक आने में जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे हम धातु का कार्यफलन कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात,
शेष ऊर्जा जो बच्चों की इस पर इससे क्या करेगा, वो अधिकतम गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा, यानी ई के रूप में उसको खर्च कर देगा। तो एचनी ऊर्जा जो फोटोन की ऊर्जा थी दो प्रकार से खर्च हो जाएगी, धातु की सतह से बाहर निकलने में यानी कार्यफलन प्लस अधिकतम गति ऊर्जा प्राप्त करने में। यहाँ तक बात मेरी आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। अच्छा एक बात मैं आपको बताता चलूँ, एक बात मैं आपको बच्चों बताता चलूँ कि देखिए ध्यान समझे, यदि फोटोन की ऊर्जा, ये जो फोटोन आ रहा है एचनी ऊर्जा का, बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो एचनी ऊर्जा का कोई फोटोन बच्चों आ रहा है, ठीक है, अगर इसकी ऊर्जा एचन्यू का मान इसके धातु के कार्यफलन से कम हुआ, धातु के कार्यफलन से कम हुआ तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, अर्थात प्रकाश वैद्युत घटना देखने को नहीं मिलेगी। चलिए मैं आपको इस समीकरण को थोड़ा इंप्रूव और कर लेता हूँ, तब आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ से अगर मैं ई के का मान निकालता हूँ बच्चों, तो ये जगह इधर आके फाइव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं स्टैंड ई के इजिकल टू, हम लिख सकते हैं ई के इजिकल टू, हम लिख सकते हैं एच न्यू माइनस फाइव। यानी कहने का मतलब ये है कि एच न्यू का मान, ठीक है, फाइव से कम। फाइव क्या है? फाइव बच्चों धातु के अंदर से धातु की सतह तक प्रकाश इलेक्ट्रॉन को आने में खर्च की गई ऊर्जा। बात समझ में आ रही है? यानी धातु के भीतर से धातु की सतह तक आने में प्रकाश इलेक्ट्रॉन को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाता है? कार्यफलन कहलाता है। अगर एच न्यू का मान, ये जो ऊर्जा लेकर के आ रहा है फोटोन, एच न्यू का मान धातु के कार्यफलन से कम है तो इलेक्ट्रॉन तो इससे बाहर जा ही नहीं पाएगा। यानी जब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा पाएगा, यानी एच न्यू कम है किससे? फाइव से। तो अब जब ये फाइव ज़्यादा होगा और एच न्यू कम होगा तो ई के का मान हो जाएगा नेगेटिव। और गतिज ऊर्जा बच्चों कभी नेगेटिव नहीं होती है, गतिज ऊर्जा कभी नेगेटिव नहीं होती, अर्थात प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ गई। तो ये बात को याद रखना कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन अगर उत्सर्जित होने हैं तो एच न्यू का मान धातु के कार्यफलन यानी फाइव से ज़्यादा होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा देखिए स्टैंड में एक बात और मैं आपको बताता चलूँ कि ये ऊर्जा क्यों ज़्यादा चाहिए, धातु के कार्यफलन से क्यों ज़्यादा चाहिए। देखिए स्टैंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मान लीजिए ये कोई नाविक है, ये क्या बच्चों? नाविक, ठीक है। और आप जानते हैं नाविक के चारों ओर कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसी कक्षा में क्या रहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्या रहते हैं बच्चों? मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, अब बच्चों इसको यहाँ से बाहर निकालना है, इसको यहाँ से बाहर निकालना तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देना पड़ेगी। मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने के लिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल में दे रहा हूँ कि 30 जूल की आवश्यकता है, 30 जूल ऊर्जा की आवश्यकता है। इलेक्ट्रॉन तब यहाँ से निकल पाएगा, नहीं तो निकल पाएगा। अब मान लीजिए कोई फोटोन यहाँ से आ रहा है और यहाँ पर आकर के पड़ गया, ठीक है, और एच न्यू ऊर्जा लेकर के आ रहा है, और एच न्यू का मान मैं एग्जाम्पल में दे रहा हूँ बच्चों, एच न्यू का मान मान लो 20 है। कितना बच्चों? 20 जूल है, ठीक है। अब 20 जूल ऊर्जा से तो नाविक इसको छोड़ेगा नहीं, उसकी सर तक कितनी ऊर्जा पर छोड़ सकता है? 30 जूल अगर एनर्जी है इस एच न्यू की, तब तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। बस समझ में आई आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर एच न्यू का मान, ये जो फोटोन की ऊर्जा है, इसका मान अगर धातु के कार्यफलन से कम हुआ तो नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ेगा, ठीक है, अर्थात हमें प्रकाश वैद्युत घटना देखने नहीं मिलेगी। और इस केस में क्या होगा? ई के का मान नेगेटिव आएगा, जो कि बच्चों इम्पॉसिबल है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अच्छा अब ये तो ये बात रही कि एच न्यू का मान कम हो गया। तो अगर मान लीजिए कि एच न्यू का मान बच्चों, एच न्यू का मान, बात को समझ लो कि बिल्कुल एग्जैक्ट 30 है। कितना बच्चों? एग्जैक्ट 30 है। बात को समझना मेरी बात, एच न्यू का मान एग्जैक्ट कितना आ गया? 30 आ गया। बात समझ में आ रही है? ये क्या बच्चों? यही फाइव है जिसको मैं कह रहा था, ये क्या? फाइव, इसकी सतह से बाहर निकलने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या? फाइव का मान कितना? 30। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब एच न्यू का मान कितना? 30, और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए? वो भी 30। तो आप देख पा रहे होंगे एच न्यू का मान जैसे इसके 5 के बराबर हो गया, यानी एच न्यू का मान जैसे इसके 5 के बराबर आएगा तो ई के का मान कितना आएगा? 0 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। यानी मैंने आपको बताया कि एच न्यू का मान भी 30 है, जैसे कि आप देख पा रहे हो 5 का मान भी कितना है? 30 है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा? ई के कितना हो जाएगा बच्चे? ई के 0 हो जाएगा। ई के आपका क्या हो जाएगा बच्चे? 0 हो जाएगा इस केस के लिए। यानी कहने का मतलब ये है कि जब धातु की सतह पर आकर फोटोन गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन केवल इसकी सतह तक जा पाएगा, इसके गेट पर आकर के खड़ा हो जाएगा, इसके गेट पर आकर के यानी इसकी सतह पर आकर खड़ा हो जाएगा और वो गति नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि केवल वो इतनी ही ऊर्जा उसको मिल पाई थी कि वो धातु की सतह से बाहर आ जाए, लेकिन उतनी एनर्जी नहीं थी कि उसको गति ऊर्जा ही प्राप्त कर सके। बात समझ आ रही है? इसलिए ई के का 0 होने का मतलब क्या है? उसके अंदर कोई गति ऊर्जा के लिए ऊर्जा गति करने के लिए उसके पास शेष ऊर्जा नहीं होगी। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई। अच्छा अब आगे समझते हैं। मान लीजिए कि हम ये ले रहे हैं कि ये एच न्यू का मान, मान लीजिए हम एच न्यू का नाम मान कह रहे हैं 60 जूल है। कितना जूल है बच्चों? 60 जूल। यानी जो फोटोन आ रहा है
वो कितनी ऊर्जा लेकर के आ रहा है, 60 जूल ऊर्जा लेकर के आ रहा है। बात को समझना है मेरी बात, ठीक है। तब वो 60 जूल, 60 जब 50 भी समझ, कुछ भी समझ एक्चुअली, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा होगी, यही 30 से ज़्यादा है ये, मान लो 60 जूल ऊर्जा लेकर के आ रहा है फोटोन। एक एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, 50 भी कर सकते हैं, 40 भी कर सकते हैं, बशर्ते इससे ज़्यादा होना चाहिए 30 से, ठीक है। तो 60 जूल जब ऊर्जा लेकर के आ रहा है, ठीक है, तो 60 जूल जब ऊर्जा लेकर के आएगा तो 30 जूल ऊर्जा कहाँ खर्च होगी, 30 जूल खर्च होगी, बोलो कहाँ से कहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में। और ये क्या कहलाएगा इसका बच्चों, कार्यफलन कहलाएगा, नहीं फाई कहलाएगा। अब बाकी जो आपके पास कितना बचेगा, 60 में 30 तो चलो यहाँ तक आ गया, और बाकी जो 30 जूल ऊर्जा बची, बाकी जो 30 जूल ऊर्जा बची वो क्या होगी बच्चों, गति ऊर्जा के रूप में यूज हो जाएगी, यानी उस ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन गति करना शुरू कर देगा। बात समझ में आपको। चलिए इस केस में क्या होगा बच्चों, अगर यहाँ पे हम एच न्यू का मान 60 रखते हैं और फाई का मान कितना रखते हैं बच्चों, 30 रखते हैं, तो ई के का मान कितना आ जाएगा, ई के का मान कितना का 60 माइनस 30 बराबर 30 आएगा, तो यानी इतनी ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन गति कर जाएगा। बात समझ में आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताया कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए, ठीक है, यानी एच न्यू का मान इस धातु के कार्यफलन से ज्यादा होना चाहिए या फिर इसके जस्ट बराबर होना चाहिए। बराबर अगर हो गया एच न्यू का मान तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसे गेट पर इसकी सतह पर आकर रुक जाएगा, गति ऊर्जा नहीं कर पाएगा। और एच न्यू का मान अगर कम हुआ, जैसे मैंने कहा 20 जूल हो गया, ये 20 हो गया एच न्यू का मान, और ये कितना हो गया 30, तो जब ये एच न्यू का मान 20 होगा तो ई के नेगेटिव आ जाएगी, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर एच न्यू का मान अगर 20 होगा, ठीक है, और यहाँ की सतह से निकलने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए 30 जूल की आवश्यकता है, तो ई के का मान का नेगेटिव आएगा, क्योंकि हम 20 में 30 घटाएंगे तो माइनस के 10 आ जाएगा, ई के का मान क्या आ जाएगा, माइनस के 10 आ जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा, अर्थात प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना आपको देखने को नहीं मिलेगी। उम्मीद करता हूँ मेरे यहाँ तक अच्छे समझ में आ गई होगी। यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना होनी है तो एच न्यू का मान धातु के कार्यफलन से ज़्यादा होना चाहिए या फिर उसके एग्जैक्ट बराबर होना चाहिए, और कोशिश होना चाहिए कि फोटोन की ऊर्जा इसके धातु कार्यफलन से ज़्यादा ही होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, तब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा, अन्यथा नहीं निकल पाएगा। ठीक है स्टैंड। अच्छा, अब थोड़ा सा देखिए हम इसको आगे और इम्प्रूव कर लेते हैं। चलिए स्टैंड, थोड़ा सा मैं देखिए इसको अब यहाँ पे जो समझा रहा था मैं इसको थोड़ा साफ कर लेता हूँ, और ताकि मैं आपको इसको बेटर तरीके से और भी समझा पाऊँ। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसको थोड़ा आगे और एक्सप्लेन करने वाला हूँ अच्छे से। ठीक है, चलिए स्टैंड, चलिए साफ करते हैं, इसको साफ करते हैं, बिल्कुल रेडी। तो चलिए स्टैंड, तो ये तक यहाँ तक मैंने आपको समझाया। चलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ इसको, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको बेटर तरीके से आप इसको प्रूव करके आ पाएँ। एच न्यू इजिकल टू मैंने आपको समझाया बच्चों फाई प्लस ई के। ठीक है स्टैंड, ई के का मान अगर मैं निकालूँ तो ई के इजिकल टू हो जाएगा स्टैंड, ई के इजिकल टू हो जाएगा जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बच्चों, ये हो जाएगा एच न्यू माइनस फाई, एच न्यू माइनस फाई। ठीक है स्टैंड, बात समझ में आपको। मान लीजिए जैसा कि मैं अभी आपको चले मैं इसको हटा देता हूँ, अब कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे इस चीज़ को नोट कर चुका हूँ। ठीक है, अच्छा फिर से एक बार फिर से देखिए, ध्यान समझो और मेरी बात को। मान लीजिए कोई धातु है फिर से वही, ठीक है, और ये मान लीजिए कोई यहाँ पे ये फोटोन आ रहा है। ठीक है, कितनी ऊर्जा लेकर आ रहा है बच्चे, एच न्यू ऊर्जा लेकर आ रहा है, और मान लीजिए और इधर से मान लीजिए कोई यहाँ पे कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को लेकर के इधर निकल रहा है। ठीक है स्टैंड, क्या है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन। ये मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बता दिया था, इसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जानते हैं स्टैंड। ठीक है, अच्छा अब ये जो बच्चों धातु का कार्यफलन मैंने आपको बता रहा था, फाई का मान जो आपको बता रहा था, बात समझ में आ रही है आपको। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर निकलने के लिए उसकी आवृत्ति कितनी होनी चाहिए, न्यू के बराबर, न्यू जीरो के बराबर होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो आपकी फाई है, ये जो आपका फाई है धातु का कार्यफलन है, ठीक है, इसकी वैल्यू जो होती है एग्जैक्ट कितनी होती है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, मैं बता रहा हूँ फाई इज इक्वल टू होता है बच्चों एच न्यू जीरो। जहाँ न्यू जीरो क्या है, न्यू जीरो बच्चों क्या है, देहली आवृत्ति। क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पे इसका नाम भी नोट कर लें, न्यू जीरो कहते हैं बच्चों, हम देहली आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति। और ये क्या होती है बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, ये देहली आवृत्ति वो आवृत्ति होती है जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक हो। यानी कहने का मतलब ये है आपतित फोटोन की वह अधिकतम आवृत्ति जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक होती है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, और यानी कार्यफलन का जो मान होता है बच्चों क्या होता है, एच न्यू नॉट के बराबर होता है। याद रखना, ये न्यू जीरो है, ये न्यू नॉट है। बात समझ में आ रही है, ये न्यू नॉट क्या है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक आवृत्ति है स्टैंड। ठीक है, जबकि न्यू क्या है, आपतित फोटोन की आवृत्ति है। ठीक है, अच्छा जब मैं देखिए
इस इक्वेशन में इस फाई की जगह में क्या लिखूंगा बच्चों, एच न्यू जीरो लिखूंगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए फार्मूला बनेगा स्टूडेंट, ई के बराबर एच न्यू माइनस, और फाई की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, एच न्यू जीरो आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा अब देखिए स्टैंड, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से एच कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्टैंड ई के बराबर हो जाएगा, यहाँ से एच कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा बच्चों न्यू माइनस न्यू जीरो हो जाएगा। ठीक है स्टैंड, क्या हो जाएगा, न्यू माइनस न्यू जीरो हो जाएगा। यानी आप देख पा रहे हैं कि अपना ये वाला पोर्शन आपका आपके स्क्रीन पर आ चुका है स्टैंड। ठीक है, अच्छा अगर हम ये कहें बच्चों कि इस इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग क्या हो बच्चों, वी मैक्स हो, कितना हो, वी मैक्स हो। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के जा रहा है इसका वेग कितना हो, वी मैक्स हो, तो इसकी अधिकतम गति ऊर्जा कितनी होगी, यानी ई के का जो मान आएगा बच्चों, ई के का जो मान आएगा वो होगा 1/2 mv² के नाम से आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, मैक्स लगा देंगे, बच्चों लगा देंगे मैक्स। तो अब ई के की जगह हम क्या लिख देंगे बच्चों, ई के की जगह लिख देंगे 1/2 mv² मैक्स। जब हम 1/2 mv² मैक्स से लिखेंगे बच्चों, तो आपका फाइनल आंसर देखो यही देखने को मिलेगा, 1/2 mv² मैक्स ई के की जगह आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और एच न्यू माइनस न्यू जीरो की पूरी व्याख्या इस तरीके से हो जाएगी। तो चलिए आपको मैं समझाता हूँ। तो देखिए स्टैंड, यदि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन यानी प्रकाश इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग क्या हो बच्चों, वी मैक्स हो, क्या हो बच्चों, वी मैक्स हो, तब गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा यानी अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के जो हो जाएगी बच्चों, क्या हो जाएगी 1/2 mv मैक्स स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ई की जगह इस वैल्यू को रखूंगा, तो ये बच्चे हो जाएगा 1/2 mv मैक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एच और ये न्यू माइनस के न्यू नोट हो जाएगा। और इस तरीके से बच्चे ये क्वेश्चन पूरी तरीके से प्रूव्ड हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। और ये क्वेश्चन बच्चे आपसे लॉन्ग क्वेश्चन को 5 नंबर में पूछा जाता है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बच्चों बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन माना जाता है। तो स्टूडेंट वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। अब इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए।